So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। आई नो ये वीडियो लास्ट वीडियो के काफी दिनों बाद आ रही है, ऑलमोस्ट एक महीने बाद आ रही है। बट आई एम सॉरी, क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं, मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से बीच में काफी गैप आ गया एंड मेरे को टाइम नहीं लग रहा था। अभी भी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, बट आई थॉट कि मुझे एक लेक्चर बना देना चाहिए, सो आई एम कंटिन्यूइंग विद द सेम चैप्टर। ओके, लास्ट वीडियो के अंदर हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। आज हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको ये एनोटेटेड एनसीईआरटी का पीडीएफ चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, नाउ Mendel's studies mainly describe those traits that have distinct alternate forms, such as flower color, which are either purple or white. But if you look around, you'll find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across a gradient. For example, in humans, we don't just have tall or short people as two distinct alternatives, but a whole range of possible heights. Such traits are generally controlled by three or more genes and thus are called polygenic traits. अब ध्यान से सुनो, मेंडल जो थे उन्होंने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था। याद है मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स जो थे वो या तो टॉल थे या फिर ड्वार्फ थे। यानी कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मेंडल जी ने कंसीडर किए थे जो कैरेक्टर्स की दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स थी, कि या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, बट इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमंस, क्या ह्यूमंस के अंदर सब कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं? अगर हम लोग बात करें हाइट की, तो क्या ऐसा होगा कि हर इंसान या तो एक्सट्रीम टॉल होगा, टॉल के अंदर भी एक सेम हाइट होगी सबकी, एंड कुछ इंसान जो होंगे वो एक्सट्रीम शॉर्ट होंगे एंड शॉर्ट का भी एक पर्टिकुलर बना हुआ है कि हाँ इतना ही उनकी हाइट होगी तो वो शॉर्ट होंगे? ऐसा नहीं होता है ना। डिफरेंट रेंज जो होती है वो हाइट की अवेलेबल होती है। ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी डिफरेंट रेंजेस होती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ही होंगी। सम कैरेक्टर्स कैन हैव मेनी फॉर्म्स, एंड ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी मेनी फॉर्म्स हो सकती है, जिनकी बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती है ना, दे आर जनरली कंट्रोल्ड बाय थ्री और मोर जीन्स। ठीक है, मोर देन थ्री और थ्री जीन्स से ये कंट्रोल होते हैं। अब ऐसे ट्रेड्स को बोला जाता है पॉलीजेनिक ट्रेड्स। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी। ठीक है, जेनिक का मतलब क्या होगा? जीन्स। यानी कि वो ट्रेड्स जो मेनी जीन्स से कंट्रोल हो रहे हैं उनको पॉलीजेनिक ट्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also takes into account the influence of environment। यानी कि यहाँ पर environment का क्या influence होगा जीन्स के ऊपर, ट्रेड्स के ऊपर, उसको भी जो है बेसिकली polygenic inheritance कंसिडरेशन में लेती है। नाउ human skin color, very very important, human skin color is another example for this। In a polygenic trait, the phenotype reflects the contribution of each allele. That is the effect of each allele is additive। यानी कि polygenic trait के अंदर क्या होगा? जो phenotype होता है वो हर एलील का कंट्रीब्यूशन दिखाएगा। यानी कि जो हर एलील का इफेक्ट होगा वो एडिटिव होगा, एडिटिव इन नेचर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कोई ट्रेट एलिमिनेट हो जाएगा, कोई एलील एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, let us assume that three genes A, B and C control skin color in humans in dominant form। A, B and C responsible for dark skin color। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है? A, B, C, ये क्या है? बेसिकली ये डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड जो रिसेसिव फॉर्म्स हैं A, B एंड C, ये लाइट कलर के लिए क्या कर रहे हैं? बेसिकली कोड कर रहे हैं। ठीक है, द जीनोटाइप विद ऑल द डोमिनेंट एलील्स, अब वो जीनोटाइप जहां पे सब एलील्स डोमिनेंट प्रेजेंट हो गए, यहाँ पे देख रहे हो मोर देन थ्री जीन्स यहाँ पे, यानी कि बेसिकली क्या होंगे? बेसिकली प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सॉरी, मोर देन टू जीन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब उनकी एलीलिक फॉर्म्स ये हो जाएंगी। नाउ विल हैव द डार्केस्ट स्किन कलर एंड
विद ऑल द रिसेसिव एलील विल हैव लाइट स्किन कलर। ठीक है, यानी कि जहां पर भी ए बी बी कैपिटल सी ये अपने डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तीनों जीन्स की ये एलिलिक फॉर्म्स, डोमिनेंट एलिलिक फॉर्म्स प्रेजेंट होंगी, तो वहां पे जो कॉम्प्लेक्शन होगा उस ह्यूमन का वो बहुत डार्क होगा। सिमिलरली जब ये सब रिसेसिव फॉर्म्स में प्रेजेंट होंगी तो वहां पे जो कॉम्प्लेक्शन होगा वो लाइटेस्ट होगा। As expected, the genotype with three dominant alleles and three recessive alleles will have an intermediate skin color, यानी कि जहां पर ये होगा थ्री डोमिनेंट एलील्स थ्री रिसेसिव एलील, वहां पे जो स्किन कलर होगा वो इंटरमीडिएट कलर प्रेजेंट होगा। ठीक है, in this manner the number of each type of allele in the genotype would determine the lightness or darkness of skin in an individual. Okay, I hope यहां तक आपको समझ में आया। नाउ अब हम लोग बात करेंगे प्लियोट्रॉपी की। ठीक है, प्लियोट्रॉपी क्या होता है, अब हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। नाउ we have so far seen the effect of gene on a single phenotype or trait. There are, however, instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression. Very, very important. एंड एक बात हमेशा याद रखना, जो इनके एग्जाम्पल्स है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो इनके एग्जाम्पल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे पीछे आपको डोरेमोन दिख रहा है, वो मैंने लगाया है। अच्छा चलो, प्लियोट्रॉपी के अंदर प्लियोट्रॉपी या जितने भी हम लोग फिनोमिनास पढ़ रहे हैं सबके एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, अभी तक आप लोगों ने देखा कि एक पर्टिकुलर फिनोटाइप के ऊपर जीन्स का क्या इफेक्ट है। अब हम लोग देखेंगे कि एक पर्टिकुलर जीन वो मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन यानी कि मल्टीपल ट्रेट्स के लिए एनकोड कर सकता है। ऐसे जो जीन्स होते हैं ना उनको हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन्स बोलते हैं, कई लोग उसको प्लायोट्रॉपिक भी बोलते हैं। ठीक है, प्लियोट्रॉपिक जीन्स होते हैं एंड इस फिनोमेना को प्लियोट्रॉपी बोला जाता है। ठीक है, अ जीन व्हेन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन उनको क्या बोला जाएगा, प्लियोट्रॉपिक जीन बोला जाएगा। The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of gene on metabolic pathways which contribute towards different phenotype। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे प्लियोट्रॉपी के पीछे मैकेनिज्म क्या है, बेसिकली क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवेज, जो मेटाबॉलिक पाथवेज है, ठीक है, जो डिफरेंट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, उन पाथवेज के अंदर जीन्स का क्या रोल होता है। ठीक है, जीन्स किस तरीके से एक रोल प्ले करते हैं उसके ऊपर जो है बेसिकली प्लियोट्रॉपी डिपेंड करती है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द डिजीज फेनाइलकीटोन्यूरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट अकर्स इन ह्यूमंस, diseases caused by mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase। ठीक है, this is single gene mutation. Now, this manifests itself through phenotypic expression characterized by mental retardation and a reduction in hair and skin pigmentation. अब फिनाइल कीटोन्यूरिया क्यों अकर करता है, ये अकर करता है बेसिकली, क्या होता है बेसिकली, ह्यूमंस के अंदर अकर करता है एंड इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन। कौन से जीन में म्यूटेशन की वजह से ये अकर करता है, वो जीन दैट कोड्स फॉर एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये क्या होती है, सिंगल जीन म्यूटेशन होती है, एक जीन के अंदर म्यूटेशन होगी। ठीक है, दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। अब ये खुद को कैसे मैनिफेस्ट करता है, थ्रू फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलती हैं इन्फेक्टेड पेशेंट्स के अंदर, मेंटल रिटार्डेशन एंड रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। ठीक है, यानी कि मेंटली रिटार्डेड हो जाता है इंसान। ठीक है, उनके अंदर क्या होगा बेसिकली, हेयर रिडक्शन देखने को मिलेगी एंड स्किन पिगमेंटेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हुई बात प्लियोट्रॉपी की। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अभी हमने इसमें बहुत छोटे पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी। अब हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। ओके, नाउ the mechanism of sex determination has always been a puzzle before the geneticists. The initial clue about the genetic or chromosomal mechanism of sex determination can be traced back to some of the experiments carried out in insects. ठीक है, some of the earlier experiments they were carried out on insects.
इनफैक्ट द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, साइटोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, सेल के ऊपर, ठीक है, made in a number of insects led to the development of concept of genetic or chromosomal basis of sex determination. Henking in 1891 could trace a specific nuclear structure all through spermatogenesis in few insects, and it was also observed by him that 50% of the sperms received this structure after spermatogenesis, whereas the other 50% sperm did not receive it. Henke gave a name to this structure as the X body, ठीक है, but he could not explain its significance. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला हुआ है। जो हैंकिंग थे, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को ट्रेस किया, ठीक है, जो क्या था बेसिकली, उन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, इंसेक्ट्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान उन्होंने क्या किया, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को उन्होंने ट्रेस किया, एंड उन्होंने ये देखा कि 50% ऑफ द स्पर्म्स जो थे, उनके अंदर तो क्या हुआ, उनके अंदर तो ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, उन्होंने इनहेरिट किया, बट जो 50% थे, दे डिड नॉट रिसीव दिस स्ट्रक्चर। तो उन्होंने क्या किया, उस स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी नाम दिया। वो जो स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, वो जो स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर उन्होंने ट्रेस किया, उसको उन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी, ठीक है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, एक्स बॉडी नाम दिया, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस, बट उसका सिग्निफिकेंस अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। Further investigations by other scientists led to the conclusion that X body of Henking was in fact a chromosome, and that is why it was given the name X chromosome। यानी कि जब बाकी के साइंटिस्ट जो थे, जब बाकी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आगे रिसर्च की, तो उनको पता चला ये जो एक्स बॉडी थी ये क्रोमोसोम था, एंड उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया एक्स क्रोमोसोम। अब ना एक बात आप ध्यान से समझो, क्या होता है जब हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं ना, हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि ये साइंटिस्ट ने इतना किया पर वो इतना नहीं कर पाए, या इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, व्हाई आर वी इवन स्टडिंग अबाउट देम। सो क्या होता है ना, साइंस या डिस्कवरी, साइंस के अंदर ये जो डिस्कवरी होती है, अच्छा इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, रुको, समटाइम्स माई लैपटॉप लैग्स सो मच। ओके, क्या होता है जो डिस्कवरीज होती है ना, दे आर इंटर रिलेटेड। आप खुद सोच के देखो, अगर मेंडल जी ने काम नहीं किया होता तो क्या लॉस डिस्कवर होते, क्या लोगों को पता चलता, फिर आगे साइंटिस्ट ने उनके वर्क से सिमिलर काम किया या उनसे अलग किया है, उनको एक आइडिया मिला, तो क्या होता है ना, शुरुआत होती है, उसके बाद में क्या होता है, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कैरी किए जाते हैं, एंड उसके बाद में क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज वहां पर होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लॉज वहां पर निकल के आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनास के बारे में हमको पता चलता है, ठीक है। चलो, now, it was also observed that in a large number of insects, the mechanism of sex determination is exotype. यानी कि a large number of insects have this exotype of sex determination. क्या होता है उनके पास में, XO type of sex determination होता है. That means all eggs bear an additional X chromosome besides the other chromosomes. यानी कि एक होते हैं ऑटोजोम्स, ठीक है, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, जितने भी एग्स थे, ऑल एग्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, वहां पे एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट था अपार्ट फ्रॉम ऑटोसोम्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म्स बियर द एक्स क्रोमोसोम वेयर एज सम डू नॉट। यानी कि कुछ जो स्पर्म्स थे, ठीक है, कुछ जो स्पर्म्स थे उनके पास में एक्स क्रोमोसोम था, बट कुछ के पास में नहीं था। अब
eggs fertilized by sperms having an X chromosome become female. अब ध्यान से देखो इस बात को, एग्स के पास में तो क्या है, एडिशनल एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट था, कुछ स्पर्म्स के पास में एक्स क्रोमोसोम था एंड कुछ के पास में ये एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट था। तो अब क्या होगा, बेसिकली वो एग्स जो उन स्पर्म से फर्टिलाइज होंगे जहां पर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट था, तो वहां पर फीमेल्स जो है वो, फीमेल प्रोजेनी जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस होंगी, एंड जो एग्स उन स्पर्म से फर्टिलाइज होंगे जहां पे एक्स क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट था, वो मेल्स बन जाएंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो मेल्स बन जाएंगे। नाउ, due to the involvement of the X chromosome in the determination of sex, it was designated to be the sex chromosome and rest of the chromosomes were named as autosomes. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, चलो, जो भी क्रोमोसोम्स सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर रोल प्ले करेंगे उनको सेक्स क्रोमोसोम्स बोला जाता है, एंड अदर देन दैट आर ऑटोजोम्स। ठीक है, नाउ ग्रास हॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ग्रास हॉपर किसका एग्जाम्पल है, ग्रास हॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच मेल हैव ओनली, in which the males have only one X chromosome besides the autosomes, whereas female have a pair of XX chromosomes. सिर्फ इतनी बात आपने याद रखनी है, मेल्स के पास में एक एक्स क्रोमोसोम होगा, फीमेल्स के पास में पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। यहाँ पे देखो दिया भी होगा, शायद नहीं दिया हुआ है, ओके चलो कोई बात। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ, these observations led to the investigation of a number of species to understand the mechanism of sex determination. In a number of other insects and mammals, including man, XY type of sex determination is seen. ठीक है, XY type of sex determination is seen where both male and female have same number of chromosomes. यानी कि ह्यूमंस के केस में क्या होता है, ह्यूमंस के केस में मेल्स के पास में भी एंड फीमेल्स के पास में भी बोथ हैव 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, दोनों के पास में क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, आउट ऑफ विच 44 आर ऑटोसोम्स एंड 2 आर सेक्स क्रोमोसोम्स। अब वो सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स भी हो सकते हैं एंड एक्स वाई भी हो सकते हैं, इसी की बात अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो, among the male an X chromosome is present but its counterpart is distinctly smaller and called the Y chromosome. यानी कि मेल के पास में क्या होगा, X क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, उसका काउंटर पार्ट कौन होगा, Y क्रोमोसोम विच इज स्मॉलर। ठीक है, विच इज स्मॉलर देन X क्रोमोसोम। Females however have a pair of X chromosomes. Now both male and female bear the same number of autosomes, hence the males have autosomes plus XY and females have autosomes plus XX. In human beings and in Drosophila, the males have one X and one Y chromosomes, whereas females have a pair of X chromosome besides autosomes. अब अगर आपने वो शॉर्ट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे देखी है ड्रोसोविला मिलानोगास्टर की, हमने अभी अपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने ड्रोसोविला मिलानोगास्टर को कल्चर कराया था, तो वो वीडियो भी मैंने डाली हुई है, वहां पे जाके भी आप ना मेल और फीमेल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को डिस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, एक्स का काउंटर पार्ट वाई होता है विच इज स्मॉलर। ठीक है, विच इज स्मॉलर एंड मेल्स के अंदर एक्स वाई प्रेजेंट होगा। ठीक है, मेल्स के अंदर एक्स वाई प्रेजेंट होगा, फीमेल्स के अंदर एक्स एक्स प्रेजेंट होगा, यानी कि पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होगा। नाउ यस, चलो, in the above description, you have studied about two types of sex determining mechanism, exotype and XY type. हाँ ठीक है, but in both males produces two different type of gametes, either with or without X chromosome, or some gametes with X chromosome और some with Y chromosome। यानी कि अभी XO और XX दो XY दोनों में हमने क्या देखा,
कि मेल्स क्या कर रहे हैं, वो दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, आइदर विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम, एंड some gametes with X chromosome and some with Y chromosome. Such type of sex determination mechanism is designated to be the example of male heterogamety. यानी कि जहां पर मेल के पास में, ठीक है, मेल्स प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, उसको क्या बोला जाता है, उस फिनोमिना को मेल हेटेरोगैमिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, यस। इन सम अदर ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल बर्ड्स, अब बर्ड्स के अंदर क्या होता है, यस, बर्ड्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व, जस्ट अ मिनट, यस। इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, यानी कि इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर, बट टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स इन टर्म्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल्स। यानी कि इंसेक्ट्स के केस में क्या होगा, फीमेल्स के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा कि दो टाइप ऑफ गैमेट्स वहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर फीमेल हेटेरोगैमिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स जो होंगे वो दो डिफरेंट टाइप के प्रोड्यूस होंगे फीमेल्स के अंदर। ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव, ओके, यस, जस्ट अ मिनट, ओके, जस्ट अ मिनट, ओके, सो आई गेस ये वाले पीडीएफ के साथ में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो हमने इसको अभी रीओपन किया है। तो यहाँ पे हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इंसेक्ट्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, फीमेल हेटेरोगेमिटी देखने को मिलेगी। Now, in order to have distinction with the mechanism of sex determination, two different sex chromosomes of a female bird have been designated to be the Z and W chromosome. अब फीमेल्स के पास में क्या होगा, वन जेड एंड वन डब्ल्यू। ठीक है, ये किसके पास में होगा, ये फीमेल्स के पास में प्रेजेंट होगा, एंड मेल्स के पास में दे विल हैव अ पेयर ऑफ जेड जेड क्रोमोसोम्स। ठीक है, बिसाइड्स द ऑटोसोम्स। ठीक है, चलो आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, अब हम लोग बात करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस की। इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड दैट द सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमन इज द एक्स वाई टाइप। आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, मैंने आपको बोला था कि 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स का मतलब क्या हो गया, 23 पेयर्स प्रेजेंट है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट है। अब क्या होगा बेसिकली, इसके अंदर से 22 पेयर्स जो होंगे वो क्या होंगे, दे विल बी ऑटोजोम्स, एंड वन पेयर जो होगा दिस विल बी सेक्स क्रोमोसोम। ओके, दैट विल बी सेक्स क्रोमोसोम। ओके, दैट विल बी सेक्स क्रोमोसोम। नाउ, आउट ऑफ 23 पेयर्स, 22 पेयर्स आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, यानी कि ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर सेम होंगे। दीज आर ऑटोजोम्स। ठीक है, यानी कि 22 पेयर्स क्या है, दे आर एग्जैक्टली सेम, एंड उनको ऑटोजोम्स का नाम दिया जा रहा है। पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन फीमेल, पेयर ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आर डिटर्मिनेंट ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो, इसके अंदर क्या होगा, मेल्स के अंदर होगा एक्स वाई का पेयर, एंड फीमेल्स के अंदर एक्स एक्स का पेयर जो है वो प्रेजेंट हुआ। ठीक है, यानी कि मेल्स के अंदर क्या होगा, 22 प्लस एक्स वाई, फीमेल्स के अंदर 22 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस अमंग मेल्स टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे।
50% of the total sperm will carry X chromosome and rest 50% will carry Y chromosomes. ठीक है. Females however produce only one type of ovum with X chromosomes. ठीक है, यानी कि फीमेल जो है वो एक ही टाइप का ओवम प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसके पास में एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है. देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विद द स्पर्म कैरिंग ईदर एक्स और ईदर वाई क्रोमोसोम. अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो ओवम है जो एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है वो स्पर्म जो एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है या स्पर्म वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है उसके साथ में फ्यूज करेगा. उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50%. उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50% होती है, यानी कि वो एक्स एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म के साथ में भी फ्यूज कर सकता है, वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म के साथ में भी फ्यूज कर सकता है. नाउ इन केस द ओवम फर्टिलाइजेस विद द स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, यानी कि अब स्पर्म के पास में भी एक्स क्रोमोसोम है, ओवम के पास में भी एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो जाइगोट होगा इट विल डेवलप इनटू अ फीमेल एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विद वाई क्रोमोसोम, तो वहां पर जो जाइगोट होगा दैट विल बी मेल. ठीक है. This is evident that it is the genetic makeup of the sperm that may determines the sex of the child. It is also evident that in each progeny there is always 50% probability of either a male or female child. It is unfortunate that in our society often women are blamed for giving birth to female children and have been ostracized and ill-treated because of this false notion. अब हमें पता चल रहा है यहां से कि इट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पर्म, यानी कि एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज कर रहा है या वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज कर रहा है ओवम के साथ में, उससे जो चाइल्ड है या जो प्रोजेनी है उसका सेक्स डिटरमाइन होगा. बावजूद इसके हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, हमारी सोसाइटी के अंदर ऑफन फीमेल्स आर ब्लेम. ठीक है, यानी कि अगर किसी को जो है वो गर्ल चाइल्ड पैदा हुआ है, ठीक है, एक लड़की पैदा होती है, तो अक्सर क्या किया जाता है, औरत को ब्लेम किया जाता है. ठीक है, औरत को बोला जाता है कि आपकी गलती है, आपकी गलती की वजह से लड़की पैदा हुई है. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड बायोलॉजिकली भी दिस हैज बीन प्रूव्ड कि इट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पर्म्स, यानी कि मेल से एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म आ रहा है या वाई क्रोमोसोम वाला आ रहा है, उससे डिटरमाइन हो रहा है चाइल्ड का सेक्स, ना कि फीमेल से, क्योंकि फीमेल्स के पास में जो ओवम है दैट विल कैरी ओनली एंड ओनली एक्स क्रोमोसोम. ठीक है. सो ये जो है नोशन हमको क्या है बेसिकली सोसाइटी के अंदर रिजेक्ट करने की जरूरत है, इसको हमने ठुकराने की जरूरत है. जैसे जैसे हम लोग एजुकेटेड हो रहे हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपनी फैमिलीज को अवेयर करें ये चीजों को लेके, हमारी सोसाइटी के अंदर एक प्रॉपर अवेयरनेस क्रिएट हो ताकि ये जो फॉल्स नोशंस हैं ये धीरे धीरे करके हमारी सोसाइटी से खत्म हो सके. ठीक है. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. अब ये डायग्राम एक बार आप देखो, पीडीएफ बहुत देर में लोड हो रहा है. हाँ, तो यहाँ पे देखो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. अब ये देखो ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला के अंदर एक्स एक्स एंड एक्स वाई प्रेजेंट था. ये जो है बेसिकली यहाँ पे होमोगेमेटिक एंड मेल्स जो है वो हेट्रोगेमेटिक थे. बर्ड्स के अंदर फीमेल्स के पास में पेयर ऑफ डिसिमिलर क्रोमोसोम होगा ZW. ठीक है. एंड मेल्स के पास में Z प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो ये डायग्राम यहाँ पर वही चीज को डिपिक्ट कर रहा है. नाउ आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी के बारे में. Sex determination in honeybee is based on the number of set of chromosome and individual receives, यानी कि कितने नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम एक इंडिविजुअल रिसीव करेगा उससे क्या होता है हनी बीज के अंदर सेक्स डिटरमाइन होता है. An offspring formed from the union of a sperm and an egg develops as a female, queen or worker, and an unfertilized egg develops as a male by means of parthenogenesis. Very very important, देखो ध्यान से समझना. वो ऑफस्प्रिंग जो क्या होगा बेसिकली फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग से डेवलप होगा, वो क्या होंगे, दे डेवलप एज फीमेल्स. अब वो
क्वीन बीज भी हो सकती हैं और वर्कर बीज भी हो सकती हैं। वेयर एज एन अनफर्टिलाइज्ड एग, जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा, यानी जो एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया, इट डेवलप्स इनटू अ मेल बाय मींस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, this means that the females have half the number of chromosome that the than that of a female, यानी कि मेल्स के पास में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा that will be half of the number of chromosomes carried by females। ठीक है, the females are diploid having 32 और chromosomes and males are haploid, यानी कि फीमेल्स के पास में क्या होगा, 32 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे एंड मेल्स के पास में 16 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, मेल्स क्या होंगे, हेप्लॉइड होंगे। दिस इज कॉल्ड हेप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम एंड हैज अ special characteristic features such as male produce sperms by mitosis. They do not have father and thus cannot have sons, but have a grandfather and can have grandsons। यानी कि इससे क्या हो रहा है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वहां पे डेवलप होते हैं। मेल्स क्या करेंगे, दे प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय माइटोसिस। ठीक है, यानी कि माइटोसिस के प्रोसेस से वहां पर स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। दे डू नॉट हैव अ फादर, मेल्स को कोई फादर नहीं होगा एंड उनके कोई सन भी नहीं हो सकता, बट दे कैन हैव अ ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन। ओके, नाउ आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब ये देखो, आपको यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। ठीक है, फीमेल्स के पेरेंट्स जो होंगे, ठीक है, अच्छा पेरेंट्स जो होंगे वो फीमेल्स के केस में, अच्छा 32 क्रोमोसोम्स होंगे, वहां पे जब मियोसिस हुई 16 16, ठीक है, गैमेट्स जो है वो 16 16। मेल्स के पास में 16 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, वो कैसे डिवाइड करेंगे, वो माइटोसिस वहां पर अकर करेगा। ठीक है, 16 गैमेट्स होंगे। फीमेल्स जो होंगी वो 32 क्रोमोसोम्स बियर करेंगे एंड मेल जो होंगे वो 16 क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, बियर करेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। इस वीडियो के लिए आई गेस इतना बहुत है। अभी हमने क्या किया, प्लियोट्रॉपी को कवर किया एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को कवर किया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग म्यूटेशन को कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अच्छा एक काम करते हैं, म्यूटेशन भी कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग सीधा यहाँ पर जो है बेसिकली स्टार्ट करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर से। ठीक है, म्यूटेशन भी देख लेते हैं। म्यूटेशन क्या होता है, इट इज अ फिनोमिना विच रिजल्ट्स इन ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस एंड consequently results in a change in genotype and the phenotype of an organism. In addition to recombination, mutation is another phenomena that leads to variation in DNA. म्यूटेशन क्या होता है, बेसिकली डीएनए सीक्वेंसेस के अंदर ऑल्टरेशंस हो जाती है, डीएनए सीक्वेंसेस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जेनोटाइप और फिनोटाइप ऑर्गेनिज्म का चेंज हो जाता है। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेशन के अलावा म्यूटेशन एक अलग प्रोसेस होता है जो डीएनए के अंदर वेरिएशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एज यू लर्न इन चैप्टर 5, one DNA helix run continuously from one end to the other in each chromatid in a highly supercoiled form। अब डीएनए क्या होता है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अभी हम लोग आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये क्या करता है, बेसिकली क्रोमैटिड के अंदर एक एंड से दूसरे एंड तक रन करता है एक हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, देयरफॉर लॉस और गेन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन ऑल्टरेशन इन क्रोमोसोम्स। यानी कि क्या होगा, अगर डीएनए सेगमेंट लॉस या गेन होती है तो वहां पर क्रोमोसोम्स के अंदर ऑल्टरेशन देखने को मिलती है। ठीक है, सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड इन क्रोमोसोम्स, अब जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। ऑल्टरेशन इन क्रोमोसोम्स रिजल्ट इन abnormalities और aberrations। अब अगर क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होगी, ऑल्टरेशन होगी, तो वहां पर हमको कुछ एबनॉर्मेलिटीज, जिनको क्रोमोसोमल एबरेशंस भी बोलने को बोला जाता है, वो हमको देखने को मिलेंगी। क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ in addition to the above, mutation also arise due to a single change in single base pair of DNA, यानी कि A से T हो गया, ठीक है, G से C हो गया, या T से A हो गया, C से G हो गया।
इवन अगर सिंगल बेस पेयर के अंदर भी अगर हमको चेंज देखने को मिलेगा, उस केस में भी म्यूटेशन अराइज कर जाती है, उनको पॉइंट म्यूटेशन बोला जाता है। जब एक सिंगल बेस पेयर की वजह से म्यूटेशन होती है तो उसको पॉइंट म्यूटेशन बोला जाता है। इसका एग्जांपल होता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ अ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यानी कि अगर सिंगल बेस पेयर की वजह से हुई तो उसको बोला गया पॉइंट म्यूटेशन। जब डिलीशन और इंसर्शन होगा बेस पेयर ऑफ डीएनए का, ठीक है, यानी कि कोई बेस पेयर डिलीट हो गया, कोई बेस पेयर क्या हो गया वहां पे ऐड हो गया, तो उसको क्या बोला जाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोला जाता है। ठीक है। सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज हुआ उसको पॉइंट म्यूटेशन बोला जाता है। जब एडिशन या डिलीशन होता है बेस पेयर्स का, उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोला जाता है। This mechanism of mutation is beyond the scope of this discussion at this level. However, there are many chemical and physical factors that induce mutations. ठीक है, there are many chemicals and physical factors जो क्या करते हैं, mutations induce करते हैं। इनको क्या बोला जाता है, म्यूटाजेंस बोला जाता है। वो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स, ठीक है, जो म्यूटेशंस कॉज करते हैं, इंड्यूस करते हैं, उनको म्यूटाजेंस बोला जाता है। यूवी रेडिएशन इज वन सच वेरी फेमस एग्जाम्पल। ठीक है। चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं, एंड आई गेस उसके बाद में कुछ नहीं बचेगा। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक काम करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जेनेटिक म्यूटेशंस को यहाँ पर रैप अप कर दें। ठीक है। आई होप अभी तक मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो। अपॉलॉजीज इतनी लेट वीडियो डालने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर YouTube चैनल। वी विल मीट यू वेरी सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एंड वन मोर थिंग, हम लोग एक सीरीज जो हमने लास्ट ईयर भी की थी, PYQ डिस्कशन सीरीज CBSE बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उसको भी बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे लाने वाले हैं। मेरे एग्जाम्स रैप अप हो जाएंगे 24 दिसंबर को, उसके बाद में आपको रोज एक वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर such interesting video lectures and series. We will meet you with another video. Till then, keep learning.